नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ रूपा मेहता और आप देख रहे हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें। दरअसल इंडोनेशिया आने वाले 2 सालों में अपने गेहूं आयात को और बढ़ाने जा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 और 2026-27 सीजन में इंडोनेशिया का गेहूं आयात लगातार बढ़ेगा। दरअसल इंडोनेशिया में फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री तेजी से विस्तार कर रही है और इस समय देश में 31 फ्लोर मिल्स हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 1 करोड़ 48 लाख टन है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और बेकरी, बिस्किट और नूडल्स जैसे उत्पादों की बढ़ती मांग गेहूं की खपत को तेजी से बढ़ा रही है। 2025-26 में गेहूं आयात लगभग 12.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल से करीब 17.5% से ज्यादा है। वहीं 2026-27 में ये आयात और बढ़कर 12.5 मिलियन टन हो सकता है। अगर अब बात करें फीड सेक्टर की, तो मक्की उत्पादन में गिरावट और बढ़ती कीमतों के चलते आने वाले समय में इंडोनेशिया ने फीड गेहूं आयात की अनुमति भी बढ़ा दी है। 2025 में 10 लाख टन तो 2026-27 में 15 लाख टन फीड गेहूं आयात को मंजूरी दी गई है। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है, करीब 37.8% हिस्सेदारी के साथ, जबकि यूक्रेन और कनाडा दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिका भी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। साफ है कि इंडोनेशिया की बढ़ती मांग वैश्विक गेहूं बाजार को सपोर्ट दे रही है और इसका असर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर देखने को मिल सकता है। अब विश्व बाजार से एक और बड़ी खबर जो मिडल ईस्ट से निकलकर आ रही है। मिडल ईस्ट में जारी तनाव अब तेल और खाद्य तेल की कीमतों पर सीधा असर डाल रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में संघर्ष खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने 2 से 3 हफ्तों में युद्ध खत्म करने की बात कही, बाजार की उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरा। जानकारों को उम्मीद थी कि सीज फायर या बातचीत की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नतीजा तेल की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली और इसका सीधा असर अब वनस्पति तेल यानी एडिबल ऑयल बाजार पर दिखाई दे रहा है। बायोफ्यूल इंडस्ट्री की बढ़ती मांग के चलते खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। सूरजमुखी बीज के दाम बढ़कर 31,000 से 32,000 यूएच प्रति टन पहुंच गए हैं। वहीं सूरजमुखी तेल के भाव 1295 से $1305 प्रति टन तक पहुंच गए हैं। प्रोसेसर्स लगातार स्टॉक बढ़ा रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में कीमतें और बढ़ने की उम्मीद है। अर्जेंटीना में भी नई फसल की सप्लाई बढ़ रही है। ब्राजील में सोयाबीन की कटाई 75% पूरी हो चुकी है, जबकि मार्च में ब्राजील से 16 मिलियन टन सोया एक्सपोर्ट का अनुमान है। इससे वैश्विक बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। यानी एक तरफ मिडल ईस्ट का तनाव कीमतों को ऊपर ले जा रहा है, तो दूसरी तरफ साउथ अमेरिका की बढ़ती सप्लाई बाजार को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में कौन सा फैक्टर बाजार पर ज्यादा भारी पड़ता है। वैश्विक गेहूं बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर, मिस्र ने 2026 की फसल के लिए स्थानीय गेहूं खरीद मूल्य में बड़ा इजाफा कर दिया है। अब सरकार किसानों से गेहूं 2500 पाउंड प्रति अदरबे यानी कि 150 किलो के भाव पर खरीदेगी, जो पहले 2250 से 2350 पाउंड के बीच था। अब उसे बढ़ा दिया गया है। सरकार का ये कदम ऐसे समय में आया है जब ईरान युद्ध और वैश्विक सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और इस फैसले का मकसद साफ है, किसानों को ज्यादा से ज्यादा गेहूं सरकार को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि देश अपने रणनीतिक भंडार को मजबूत कर सके। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल करीब 50 लाख टन गेहूं खरीदा जाए, जो पिछले साल के 39 लाख टन से काफी ज्यादा है। वहीं मिस्र के प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया है कि देश के पास फिलहाल गेहूं, खाद्य तेल, मक्का, कच्चा तेल और गैस का स्टॉक करीब 6 महीने की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही सरकार इसे 2 से 3 महीने और बढ़ाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं इंपोर्टर देशों में से एक है, जहां हर साल करीब 1 करोड़ टन गेहूं आयात किया जाता है और इस गेहूं का बड़ा हिस्सा सरकार की सब्सिडी वाली रोटी योजना में इस्तेमाल होता है, जिससे करीब 7 करोड़ लोगों को फायदा मिलता है। यानी मिस्र अब आयात पर निर्भरता कम कर
घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में वैश्विक गेहूं बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े तनावपूर्ण हालात के बीच जहां ईरान एक तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्षों में उलझा है, वहीं इस युद्ध का असर अब सीधे भारत के कृषि और व्यापार पर दिखाई देने लगा है। आपको बता दें, पंजाब के बासमती चावल निर्यातकों ने एक बड़ा और अनोखा प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है, बार्टर ट्रेड यानी वस्तु विनिमय व्यापार। इस प्रस्ताव के तहत भारत ईरान को बासमती चावल भेजेगा और बदले में ईरान भारत को कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल देगा। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे व्यापार में पैसे का लेन देन नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार तेल की कीमत का भुगतान सीधे अपने चावल एक्सपोर्टर्स को करेगी। दरअसल युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ईरान इस समय भुगतान संकट से जूझ रहा है, जिससे भारतीय निर्यातकों को पैसा मिलने में दिक्कत आ रही है। और यही वजह है कि पंजाब राइस मिलर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने सरकार से यह अपील की है कि जल्द से जल्द बार्टर सिस्टम लागू किया जाए और निर्यातकों को सब्सिडी और राहत पैकेज भी दिया जाए, क्योंकि ईरान भारत के बासमती चावल का एक बड़ा और परंपरागत बाजार रहा है। और अगर ये बाजार हाथ से निकलता है तो किसानों से लेकर व्यापारियों तक हर किसी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देश के लिए जहां तेल की भारी जरूरत आयात से पूरी होती है, ऐसे में सस्ते और वैकल्पिक तेल का स्रोत मिलना किसी बड़े मौके से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या युद्ध के बीच ये बार्टर ट्रेड संभव हो पाएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम और प्रतिबंध इसमें बाधा बनेंगे? फिलहाल ये प्रस्ताव एक नई दिशा जरूर दिखा रहा है, जहां संकट के समय देश पारंपरिक तरीकों से हटकर नए रास्ते तलाश रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच अब वैश्विक व्यापार के नक्शे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं अब सऊदी अरब ने इसका तोड़ निकाल लिया है। जी हां, सऊदी अरेबियन रेलवेज यानी SAR ने एक नया फ्रेट रेल कॉरिडोर लॉन्च कर दिया है, जो सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के तौर पर तैयार किया गया है। और ये नया रेल रूट पर्शियन गल्फ के बड़े हब दमाम, किंग फहद पोर्ट और जुबैल को जॉर्डन बॉर्डर पर स्थित अल हदीथा क्रॉसिंग से जोड़ता है। यानी अब जहां पहले समुद्री रास्तों पर निर्भरता थी, वहीं अब जमीन के रास्ते सीधा कनेक्शन तैयार हो गया है। करीब 1700 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट टाइम को लगभग आधा कर सकता है और एक ट्रेन में 400 से ज्यादा कंटेनर ले जाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब साफ है कि तेज रास्ता और ज्यादा सुरक्षित व्यापार। इतना ही नहीं, ये रेल रूट जॉर्डन के जरिए रेड सी के अकाबा पोर्ट तक भी पहुंच देता है। यानी अब सऊदी अरब के पास एक पूरा वैकल्पिक ट्रेड नेटवर्क तैयार है। जानकार मानते हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई बड़ा संकट आता है तो ये रेल कॉरिडोर और आने वाले पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स तेल और गैस सप्लाई को बिना रुके जारी रख सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है, जो न सिर्फ व्यापार को नई दिशा देगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल टेंशंस को भी बदल सकता है। भारत में सनफ्लावर ऑयल की मांग इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10% घटने की संभावना जताई जा रही है। क्रिसिल रेटिंग की रिपोर्ट के अनुसार इसका मुख्य कारण है वेस्ट एशिया में जारी जियोपॉलिटिकल तनाव और उच्च लॉजिस्टिक लागतें, जिनकी वजह से उपभोक्ता अब सस्ते विकल्पों जैसे राइस ब्रान और सोयाबीन तेल की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि मांग में गिरावट के बावजूद रिफाइनर्स की कमाई स्थिर रहने की उम्मीद है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें कम बिक्री को पूरा कर देंगी। वहीं भारत की सनफ्लावर ऑयल इंडस्ट्री मुख्य रूप से यूक्रेन और रशिया से आयातित क्रूड ऑयल पर निर्भर है। यूरोप एशिया शिपिंग रूट्स में तनाव और लंबी दूरी केप ऑफ गुड होप से होकर जाने वाली डिटूरिंग और बढ़ी हुई इंश्योरेंस प्रीमियम्स ने लैंडेड कॉस्ट को और महंगा कर दिया है। रिटेल प्राइसेस अब लगभग 170 से 175 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि जनवरी 2026 में ये करीब 150 रुपए था। और इसका असर ये हुआ कि कुछ उपभोक्ता सस्ते विकल्पों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। सनफ्लावर ऑयल भारत में कुल एडिबल ऑयल का कंजम्पशन का 12 से 14% हिस्सा है। जानकारों का कहना है कि रिफाइनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी स्थिर रहेगी, क्योंकि वे कीमतों में बढ़ोतरी का असर उपभोक्ताओं पर 10 से 15 दिन में पास कर देते हैं। साथ ही लोअर इन्वेंट्री लेवल्स और इफेक्टिव हेजिंग
स्ट्रेटजीज रिफाइनर्स के कैश फ्लो को भी सपोर्ट करते हैं। मोरक्को से एक खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आयातकों के लिए स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार पोर्ट जाम और वैश्विक शिपिंग में आ रही बाधाओं के कारण गेहूं और अन्य अनाज की खेपों में भारी देरी और बढ़ती लागत देखी जा रही है। इस साल की गंभीर मौसम परिस्थितियों और मिडल ईस्ट के संघर्ष ने पोर्ट पर दबाव बढ़ा दिया है। फरवरी के मध्य तक लगभग 80 जहाज जो कि कैसाब्लैंका के पास इंतजार कर रहे थे, जिनमें से 25 जहाज केवल अनाज ले जा रहे थे। वहीं कुछ कंटेनर तो जनवरी में भेजे गए थे, लेकिन अब भी स्पेनिश पोर्ट पर अटके हुए हैं। शिपिंग लागत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं फ्रांस से जहाज की लगभग कॉस्ट जो है वो $15,000 प्रतिदिन पड़ रही है और अमेरिका से जहाज की कॉस्ट लगभग $25,000 प्रतिदिन। यानी कि मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण जहाजों को लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जिससे मोरक्को का टैंगर मेड पोर्ट अब अटलांटिक रूट्स में महत्वपूर्ण बन गया है। इस जाम और लंबी दूरी की वजह से बीमा, देरी पर जुर्माने और ईंधन खर्च भी बढ़ गए हैं। वहीं कंटेनर सरचार्ज $1,500 से $3,300 तक और स्पेशल इक्विपमेंट फीस $4,000 तक पहुंच रही है। इसका असर वैश्विक खाद्य बाजारों पर भी पड़ा है। दरअसल ब्लैक सी गेहूं की कीमतें पहले ही लगभग $6 प्रति टन बढ़कर $237 प्रति टन हो गई। कॉर्न और शुगर की ट्रेड फ्लो भी बदल रही है। अब कॉर्न मेडिटेरेनियन और रेड सी पोर्ट्स पर जा रहा है, जबकि ओमान और यूएई से रोड ट्रांसपोर्ट पर निर्भरता बढ़ गई है। इसको देखा जाए तो मोरक्को में पोर्ट जाम और वैश्विक शिपिंग संकट ने न सिर्फ वहां के इंपोर्टर्स को प्रभावित किया है, बल्कि विश्व स्तर पर खाद्य सप्लाई चेन में भी हलचल पैदा कर दी है। बिहार के किसानों के लिए राहत भरी बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बिहार के लिए विशेष कृषि पैकेज की मांग की है। इस बैठक में राज्य के कृषि विकास को नई गति देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त मदद की अपील की गई है। खास बात यह है कि बिहार को दलहन और तिलहन उत्पादन में प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत अतिरिक्त फंड देने का अनुरोध भी किया गया है। इधर किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार बिहार ने मसूर की एमएसपी पर खरीद शुरू होने जा रही है। वहीं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस रबी सीजन में 32,000 मीट्रिक टन मसूर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर खरीद करेगा। अब तक राज्य में सिर्फ धान और गेहूं की ही सरकारी खरीद होती थी, लेकिन इस फैसले से दलहन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं राज्य सरकार ने चना, सरसों और अन्य तिलहन फसलों की भी एमएसपी पर खरीद शुरू करने की मांग की है। सरकार का दावा है कि बिहार में 47 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव का बड़ा असर देश में खाने के तेल की किल्लत, यानी कि राजस्थान के किसानों के चेहरे जहां खिले हैं, वहीं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर अब भारत के बाजारों और खेतों तक साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ दुनिया भर में महंगाई और सप्लाई संकट से चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं राजस्थान के अलवर और आसपास के इलाकों में किसान और व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अलवर की अनाज मंडी इन दिनों पूरी तरह गुलजार है। चारों तरफ सरसों के ढेर लगे हैं और जो पल्लेदार पहले खाली बैठते थे वो अब दिन रात काम में जुटे हैं। दरअसल युद्ध के चलते विदेशों से आने वाला खाने का तेल जैसे पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, मूंगफली और तिल का तेल कम हो गया है और इसी वजह से देश में सरसों और सरसों तेल की मांग में तेजी देखने को मिली है। नतीजा, सरसों के दाम पहली बार करीब 7100 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। व्यापारियों के मुताबिक भारत का करीब 55% खाद्य तेल आयात पर निर्भर है, लेकिन अब आयात घटने से घरेलू सरसों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है, जहां अकेले लगभग 50% उत्पादन होता है। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली और दौसा ये वो जिले हैं जहां इस समय सरसों की बम्पर आवक हो रही है। इस साल एक और अच्छी खबर यह है कि सरसों की क्वालिटी भी बेहतर है। आमतौर पर जहां 100 किलो सरसों से 40 किलो तेल निकलता है, वहीं इस बार ये बढ़कर 42 से 43 किलो तक पहुंच गया है। यानी किसानों को डबल फायदा, अच्छी पैदावार और बेहतर दाम।
अलवर मंडी में हर दिन करीब 35 से 40 हजार कट्टे सरसों की आवक हो रही है, जिससे बाजार में जबरदस्त रौनक बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि अगर खाड़ी देशों में तनाव लंबा चलता है तो सरसों और सरसों तेल के दाम और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि इसका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि खाने का तेल महंगा हो सकता है। तो एक तरफ वैश्विक संकट और दूसरी तरफ किसानों के लिए अवसर। युद्ध ने जहां दुनिया को चिंता में डाला है, वहीं राजस्थान के सरसों किसानों के लिए ये बना है मुनाफे का मौका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा और मेटल सेक्टर को लेकर एक बड़ा और असरदार कदम उठाते हुए आयाती दवाइयों पर 100% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसे वैश्विक व्यापार और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दवा कंपनियों को अमेरिका के भीतर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए मजबूर करना है और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है और विदेशों पर निर्भरता कम करना है। सरकार का मानना है कि इससे अमेरिका में दवाइयों की कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए 120 से 180 दिन का समय भी दिया गया है, ताकि वे अपनी सप्लाई चेन और उत्पादन ढांचे में जरूरी बदलाव कर सकें। इसके साथ ही मोस्ट फेवरेट नेशन जैसी प्राइसिंग नीति अपनाने पर टैरिफ में राहत का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे कंपनियों को एक विकल्प मिल सके। इसी के साथ मेटल सेक्टर में भी अहम बदलाव किए गए हैं, जहां स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर जैसे प्रमुख धातुओं पर टैरिफ को बरकरार रखते हुए उसके कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने उन प्रोडक्ट्स पर कुछ राहत दी है जिनमें मेटल की मात्रा कम होती है, जबकि सस्ते आयात के जरिए घरेलू बाजार को नुकसान पहुंचाने वाली प्रैक्टिस पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इस फैसले के पीछे अमेरिका की व्यापक रणनीति घरेलू उद्योग को कॉम्पिटिटिव बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को देश में वापस लाना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। हालांकि इस नीति को लेकर वैश्विक बाजार में चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि इससे दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है, सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और कई फार्मा कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ेगा और जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो फिलहाल राहत की बात यह है कि भारतीय फार्मा सेक्टर की ताकत माने जाने वाली जेनरिक दवाइयां सीधे तौर पर इस टैरिफ के दायरे में नहीं आई हैं। लेकिन अगर भविष्य में नियमों का विस्तार किया जाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में काम करना महंगा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में ये फैसला आने वाले समय में ग्लोबल फार्मा और मेटल ट्रेड की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत में एक बार फिर केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना लेकिन असरदार सीक्रेट प्लान एक्टिव हो गया है और इसकी कहानी सीधे 2013 और 1997 जैसे आर्थिक संकटों से जूझती दिखाई दे रही है। इस बार पृष्ठभूमि में है ईरान युद्ध से पैदा हुआ वैश्विक आर्थिक दबाव, जिसने पूरी दुनिया में महंगाई, शेयर बाजार और करेंसी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। इसका असर भारत पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है और बाजार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इसी बीच आरबीआई ने अचानक कई कड़े फैसले लेकर संकेत दे दिए हैं कि वह स्थिति को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। बैंकों के लिए नेट ओपन रुपया पोजीशन की सीमा घटाकर $100 मिलियन कर दी गई है, जिससे सट्टा और जोखिम लेने की गुंजाइश सीमित हो गई। साथ ही रुपया एनडीएफ यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड डील्स पर रोक लगाकर ऑफशोर ट्रेडिंग पर लगाम कस दी गई है और कुछ खास करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इन कदमों का असर तुरंत दिखा और बैंकों को करीब $30 अरब के आर्बिट्राज ट्रेड्स बंद करने पड़े, जिससे बाजार में हलचल और तेज हो गई, लेकिन साथ ही रुपये को स्थिर रखने की कोशिश भी साफ नजर आई। दरअसल आरबीआई की ये रणनीति नई नहीं है, बल्कि इतिहास में परखी हुई है। साल 2013 में जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के तत्कालिक चेयरमैन बेन बर्नांके ने सस्ते पैसे की नीति खत्म करने के संकेत दिए थे, तब उभरते बाजारों से पूंजी तेजी से बाहर निकलने लगी थी और भारत का रुपया भी भारी दबाव में आ गया था। उस वक्त आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने एफसीएनआर स्वैप जैसी रणनीति अपनाकर केवल 3 महीनों में करीब $26 अरब देश में अट्रैक्ट किए थे, जिससे बाजार में भरोसा लौटा था और स्थिति धीरे धीरे संभल गई थी। वहीं इससे भी पहले 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के दौरान आरबीआई के गवर्नर बिमल जालान ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए रुपये को कृत्रिम रूप से बचाने के बजाय नियंत्रित तरीके से गिरने दिया, ताकि निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहे और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो।
आज के हालात में आरबीआई का यही मिश्रित दृष्टिकोण फिर सामने आ रहा है, जहां एक ओर सख्ती से बाजार में सट्टा गतिविधियों को रोका जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रुपए को पूरी तरह से कृत्रिम सहारा देने से भी बचाया जा रहा है। ऐसे में यह साफ है कि आरबीआई इतिहास से सीख लेते हुए वर्तमान संकट को संभालने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, इस पर न केवल भारतीय बाजार बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नजर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर अब सीधे खेती और किसानों तक पहुंच गया है। अमेरिका में मक्का और सोयाबीन उगाने वाले किसान इस वक्त बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है जंग के कारण महंगा होता खाद और डीजल। ताजा रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट तनाव के चलते फर्टिलाइजर और फ्यूल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे किसानों की लागत 15 से 20% तक बढ़ गई है। डीजल की कीमतें बढ़कर करीब $5 प्रति गैलन के आसपास पहुंच गई हैं, जिससे ट्रैक्टर चलाने से लेकर सिंचाई और फसल कटाई तक हर काम महंगा हो गया है। इस बढ़ती लागत का असर अब फसल पैटर्न पर भी दिखाई दिया है। अमेरिकी किसान अब मक्का की बजाय सोयाबीन की खेती की ओर ज्यादा झुक रहे हैं, क्योंकि मक्का की खेती में खाद और फ्यूल की खपत ज्यादा होती है, जबकि सोयाबीन अपेक्षाकृत कम लागत में तैयार हो जाती है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में अनाज की कीमतों और सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी साफ है, जंग भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका असर खेतों तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये संकट किसानों की रणनीति और ग्लोबल फूड मार्केट को कितना बदलेगा। उत्तर भारत के किसानों पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ी है, जहां खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल अब जमीन पर बिछ चुकी है। पंजाब और हरियाणा में बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में सामान्य से करीब 3000% तक ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मौसम ने ऐसा करवट लिया कि खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल पूरी तरह से गिर गई। तेज हवाएं, जिनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची, उन्होंने गेहूं की बालियों को जमीन पर गिरा दिया। इसके साथ ही ओलावृष्टि ने हालात और बिगाड़ दिए, जिससे गेहूं के साथ साथ सरसों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि फसल कटाई के ठीक पहले ये नुकसान हुआ है, यानी किसान पूरी तरह तैयार थे, लेकिन आखिर समय में पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब किसानों को उत्पादन घटने के साथ साथ क्वालिटी खराब होने का भी खतरा है, जिससे बाजार में सही दाम मिलना मुश्किल हो सकता है। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है और गिरी हुई फसल को उठाना भी आसान नहीं है। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके। यानी साफ है, एक तरफ वैश्विक स्तर पर संकट का असर और दूसरी तरफ मौसम की मार, दोनों ने मिलकर किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार कितनी जल्दी यहां पर राहत पहुंचाएगी। हरियाणा की मंडियों से इस बार एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां अब गेहूं की भराई पारंपरिक जूट की बोरियों में नहीं बल्कि प्लास्टिक बैग में की जाएगी। यमुनानगर की मंडियों में इस नई व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। यमुनानगर की अनाज मंडियों में इस बार सरकारी खरीद के दौरान गेहूं को जूट की जगह HDPE यानी प्लास्टिक बैग में भरा जा रहा है। सरकार के निर्देश पर आढ़तियों को यही प्लास्टिक बारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है और तौल के तुरंत बाद इन्हीं बैग्स में पैकिंग की जा रही है। हालांकि अधिकारी खुलकर कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि प्लास्टिक बैग जूट के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं। इसके साथ ही इन बैग्स की एक खास बात यह भी है कि बाहर से ही साफ दिख जाता है कि अंदर कौन सा अनाज भरा है। सबसे बड़ा फायदा, बारिश में गेहूं के खराब होने का खतरा इससे कम हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बैग में नमी का असर बहुत कम पड़ता है। इसके अलावा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का भी लक्ष्य बताया जा रहा है। दरअसल मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी खरीद की रफ्तार थोड़ी धीमी है। इसकी वजह गेहूं में ज्यादा नमी होना बताया जा रहा है। यानी साफ है कि इस बार सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि मंडियों की व्यवस्था भी बदल रही है। अब देखना यह होगा कि ये नया सिस्टम किसानों और सिस्टम के लिए कितना कारगर साबित होता है। खाद्य तेल बाजार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां मार्च महीने में भारत का पाम तेल आयात तेज गिरावट के साथ 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है और इसके सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल बाजार में बढ़ रही कीमतें। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे बड़े उत्पादक देशों में ऊंचे भाव के चलते भारत में पाम तेल का आयात घटकर करीब 6
79,000 टन रहने का अनुमान है, जो फरवरी के 8,47,000 टन के मुकाबले करीब 19% कम है। कीमतों में तेजी के कारण भारतीय रिफाइनर्स ने पाम तेल की खरीद में दिलचस्पी कम कर दी है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर सोयाबीन तेल का आयात भी करीब 3% घट गया है और 2,90,000 टन के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन सूरजमुखी तेल की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसका आयात 36% बढ़कर करीब 1,98,000 टन तक पहुंच सकता है। अगर कुल खाद्य तेल आयात की बात करें तो मार्च में यह करीब 9% घटकर 11,80,000 टन रह सकता है, जो पिछले एक साल का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि आयात घटने से देश में खाद्य तेल का स्टॉक कम हो सकता है, जिसके चलते आने वाले महीनों में फिर से आयात बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। यानी साफ है, महंगे पाम तेल ने बाजार का गणित बदल दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कौन सा तेल भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। इस साल मॉनसून को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है और इसकी वजह है अल नीनो। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस बार दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर रह सकता है और जिसका सीधा असर खेती और महंगाई पर पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल नीनो के प्रभाव के चलते देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। जुलाई से सितंबर की तिमाही, जो खरीफ फसलों के लिए सबसे अहम होती है, उसी दौरान बारिश 5 से 10% तक कम रहने का अनुमान लगाया गया है। कुछ इलाकों में यह कमी 20% तक भी पहुंच सकती है और दो बारिश के बीच लंबा अंतराल फसलों के लिए खतरा बन सकता है। कमजोर मॉनसून का सबसे ज्यादा असर मोटे अनाज और दलहनों की खेती पर पड़ सकता है। पश्चिमोत्तर और मध्य उत्तर भारत में बुआई प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। साथ ही बांधों और जलाशयों में पानी का स्तर भी पहले से कम बताया जा रहा है, जिससे सिंचाई की चुनौती और बढ़ सकती है। ऐसे में रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आने से खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि सरकार के पास चावल और गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी यहां से बन सकती है। यानी साफ है, अगर मॉनसून कमजोर रहता है तो इसका सीधा असर आपकी थाली तक पहुंचेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मौसम और सरकार दोनों मिलकर इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।